जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी। और आज कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं, तो इसी साथ क्लास शुरुआत करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे समझना होगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। और दूसरी बात है कि कंपटीशन में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। हालांकि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है, अगर इंसान सीखने का प्रयास करे तब। तो आइए प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1। अब ये जो प्रश्नोत्तरी का सिलसिला है ये आपको लगातार मिलता रहेगा। जो साइंस के जितने भी हैं, चाहे वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हों, फिजिक्स को हों या केमिस्ट्री के हों या जीएस के हों, तो ये प्रश्नोत्तरी का जो सिलसिला है दोस्तों ये चलता रहेगा। और आइए इसी साथ शुरुआत करते हैं। एक नई उम्मीद, एक नए जोश जुनून के साथ क्लास की शुरुआत होती है, आगाज़ की जाती है। तो आइए देखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे हैं ना? एकदम मस्त होके बिंदास पढ़ाई करिए और समय को भी चुनौती दे दीजिए कि हमें सफलता लेनी है तो लेनी है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 4 वेश्म हृदय वाला सरीसृप। जैसे कि हृदय में अलग अलग कोष्ठक होते हैं, जैसे मनुष्य का जो हृदय है उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं ना, लेकिन सरीसृपों में ज़्यादातर तो 3 कक्ष होते हैं, मतलब 3 उसमें से जो है वेश्म पाए जाते हैं। लेकिन जो इसमें से सरीसृपों में आने वाला एक ऐसा जीव जिसके पास जो है 4 हृदय होता है वो है मगरमच्छ। क्या? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छ सरीसृप में आने वाला प्राणी है जो जमीन पर भी रहता है और स्थल पर भी रह लेता है। इसके मुंह में कम से कम 82 दांत होते हैं बच्चे। और जब पाचन तंत्र में ये पढ़ाया जाता है कि मनुष्य का जो निचला वाला जबड़ा है वो क्या है, गतिमान होता है, ऊपर वाला गति नहीं करता है, ऊपर वाला तो सपोर्ट करता है। लेकिन ये ऐसे जीवधारी हैं जिनके दोनों जबड़े क्या करते हैं, काम करते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अंडा देने वाला स्तनपायी जीव। स्तनपायी जीव का मतलब ऐसे जीवधारी जो संतान उत्पन्न करके अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अंडा देने वाला, जबकि जो स्तनधारी होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो अंडा देने का, ठीक है, अंडा देकर बच्चे को जन्म देते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं। इनकी क्वालिटी है ना। तो भाई नेचर है तो नेचर में कुछ भी हो सकता है, विचित्र चीज़ें भी हो सकती हैं। और अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना बेटा कि ब्रह्मांड में जिसका इंसान का अभी पता ही नहीं है। वो केवल 10% जान लिया है ब्रह्मांड के बारे में, तो बड़ी बड़ी बातें करता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अंडा देने वाला जो स्तनपायी जीव है वो है एकिडना एवं प्लेटिपस। तो एकिडना है और प्लेटिपस। एकिडना को हम चींटीखोर के नाम से भी जानते हैं। यह अंडे देता है लेकिन है स्तनधारी। स्तनधारी होते हुए भी ये क्या है कि अंडे देने का काम करता है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्तनधारी के बारे में कि ऐसे जुधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं और, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन ये ऐसे जुधारी हैं जो अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो हम मतलब इसमें रह जाते हैं, करे यार अंडा कौन सा स्तनधारी देता है। लेकिन आज हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अंडे देने वाला स्तनपायी है एकिडना एवं प्लेटिपस। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का विशालतम मृग प्रजाति है। भारत की विशालतम मृग मतलब हिरन की जो प्रजाति है वो क्या है? नीलगाय ना। देखो ये नीला लिखा हुआ है ना, नीलगाय। नीलगाय अक्सर उत्तर भारत
और भारत के कई प्रदेशों में देखे जाते हैं, जो कि एक नील गाय जो है कि एक मृग की ही प्रजाति है। ये गाय की प्रजाति नहीं है, बल्कि किसकी प्रजाति है, बल्कि एक जो है कि हिरन, जिसको हम मृग कहते हैं, उसी की प्रजाति है। और यह सबसे विशालतम मृग होता है। पारासिंगा हो गया, एंटीलोप हो गया, तो अलग अलग इनकी प्रजातियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो विशालतम मृग है वो है नील गाय। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जहां भारत का नाम आ जाता है ना, जुनून आ जाता है, क्योंकि भारत देश को बहुत आगे तक ले जाना है, विश्व विख्यात इसे प्रसिद्ध बनाना है। वैसे कि हमारा भारत विश्व में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन हम अपने एजुकेशन के द्वारा, अपने शिक्षा प्रणाली के द्वारा, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा इस भारत को ऊंचाइयों तक, उसके शिखर तक ले जाने का पूरा प्रयास होगा। आइए आगे समझते हैं भारत के दोस्तों। तो भारत का विशालतम मृग प्रजाति है नील गाय। आइए आगे देखते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी जीव, एक ऐसा स्तनधारी भी होता है जो उड़ता भी है, लेकिन हालांकि वो पक्षी है, लेकिन वो स्तनधारी है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है। वो है चमगादड़, बैट ना, रात में दिखने वाला जो रात्रिचर प्राणी है चमगादड़। तो रात में क्या करता है कि पराश्रव्य किरणें छोड़ता है। जैसे मान लो कि जो है कि अगर चमगादड़ को इस तरफ जाना है तो वो क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। तो जब पराश्रव्य किरणें जो है उस दीवार से टकराकर पुनः वापस आती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि आगे कुछ है, तो वहीं से वो रिटर्न लेता है। वहां तक तो उड़ के जाता है, लेकिन ऐसे कट जाता है। जैसे ना समुद्र की लहरें आती हैं, ऐसे ऐसे करके आती हैं, ऐसे लड़ जाती हैं, ऐसे वापस आ जाती हैं। तो उसी तरह से जो चमगादड़ है वो एक प्रकार का उड़ने वाला स्तनधारी है। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। फिर यहां पर 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं, यानी जिनके पास 6 टांगे हैं। हमारे पास तो 2 ही टांगे हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी जुधारी होते हैं जिनके पास 6 टांगे हैं। जैसे गाय भैंस की बात करें तो उनके पास 4 हैं, तो बड़ी साधारण सी बात है ना। तो 6 टांगों वाले जो जीव कहलाते हैं वो कीट वर्ग हैं। इंसेक्टा जो वर्ग आता है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। जो आर्थ्रोपोडा है वो दुनिया का जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। फिर हमने आपसे पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है, वो है मोलस्का। आइए आगे समझते हैं। तो 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं क्या, ये कीट वर्ग में आते हैं, इंसेक्टा में आते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा हमने आपको बता दिया। सफेद रक्त वाला जीव होता है वे जीवधारी जिनका रक्त सफेद होता है, अर्थात उसमें हीमोग्लोबिन तो होगी नहीं। तो जिनका रक्त सफेद रक्त वाला जो है वो है तिलचट्टा, जिसको बोलते हैं कॉकरोच। ये गंदगियों में रहने वाला होता है, ठीक है। और जहां पर गंदगी होता है, ये सिर्फ खासकर ये रात्रिचर प्राणी है, ये रात के समय में निकलता है, थोड़ा से ब्राउनिश होता है कॉकरोच। तो यहां देखिए, सफेद रक्त वाला जो जीव है वो है तिलचट्टा, जिसको बोलते हैं कॉकरोच। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है, यानी कि जो यूरिन को ठोस मात्रा में, यूरिन तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो कुछ ऐसे भी जुदारी हैं जो यूरिन को क्या करते हैं कि वो ठोस मात्रा में उसको उत्सर्जित करते हैं, है ना। आइए आगे समझते हैं। तो वो है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा मतलब कंगारू के जैसे दिखने वाला चूहा। चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटस रेटस। गणेश जी की सवारी है कि नहीं। तो कंगारू चूहा जो होता है वो उत्सर्जन में क्या करता है कि ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। मतलब इतना ठोस नहीं होता, लेकिन ठोस में होता है ना। तो ये है, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाता है, कभी भी आपसे कोई पूछ लेता है, तो अगर पूछता है कि ठोस मूत्र का उत्सर्जित करने वाला जीव कौन सा है, तो वो है कंगारू चूहा है। अब बात करते हैं कुनैन प्राप्त होती है। कुनैन एक दवा है, जो कुनैन जो है एक दवा है जो प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मलेरिया में। कहाँ किया जाता है, मलेरिया, जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जबकि बॉडी के अंदर एक परजीवी होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम।
तो जब मलेरिया से हम इन्फेक्टेड होते हैं ना, तो जैसे इन्फेक्टेड कोई मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर है, अगर वो काट लेता है तो काटने की वजह से जो है कि वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो जनन करके ढेर सारा प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स बना लेता है। और जैसे स्पोरोजोइट्स बनाता है, ठीक है, तो पहले अटैक करेगा लीवर के ऊपर, फिर उसके बाद कहाँ अटैक करेगा, आरबीसी के ऊपर। और जैसे ही आरबीसी के ऊपर अटैक करता है तो उसमें हीमोजोइट्स नामक पॉइजन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो मलेरिया से पीड़ित हो जाता है, उसे बुखार आना शुरू हो जाता है, उसकी जो गांठें हैं वहाँ पर दर्द आना शुरू हो जाता है। मलेरिया की खोज डॉक्टर ए लेबरान नामक वैज्ञानिक ने किया। हालांकि हमारे ही देश के रहे मेजर, जो उनका नाम था रोनाल्ड रॉस, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने बताया कि जो मलेरिया का जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज। बहुत समय तक तो मलेरिया के बारे में लोगों ने ये मिथक बना रखा था कि जो गंदगी, मले प्लस रिया, मतलब गंदगी से उत्पन्न होने वाली गैसों के कारण मलेरिया होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मच्छर हैं इसके वाहक। एक बहादुर ऐसा वीर, गाना गाकर मारे तीर। क्या है दोस्तों, वो है मच्छर ना। पहले आता गाना गाता है कान के पास, फिर काट लेता है। तो एक बहादुर ऐसा वीर और गाना गाकर मारे तीर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। तो कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की पेड़ की छाल से। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। मानव निर्मित अनाज है, वो है ट्रिटिकम, गेहूं प्लस राई। गेहूं जिसके द्वारा हम रोटी बनाते हैं ना, तो ये ऐसा अनाज है जो मानव द्वारा बनाया गया, मतलब मानव में कृत्रिम तरीके से इसका निर्माण किया गया। तो इसमें किसका किसको मिलाया गया, गेहूं तो है प्लस क्या है, राई, दोनों को मिला के बनाया गया, जो मानव निर्मित, मतलब मानव द्वारा। मतलब ऐसा नहीं कि नेचर ने तो दिया ही था, नेचर ने तो दिया था, प्राकृतिक ने दिया था, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने तरीके से मॉडिफाइड किया ताकि और उन्नत किस्म का जो है गेहूं जो है वो विकसित हो सके। ठीक, तो पहले जो है कि रोटी की कीमत बहुत है बच्चों, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको खाना ठीक प्रकार मिल जा रहा है तो उसे प्रेम से खाइए। अगर आपके घर में नमक रोटी ही है, अगर आपको रोटी दाल ही मिल जाता है तो आप उसे प्यार से खाइए। ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं मिल पा रहा है, तो जो आपको नेचर ने दिया है, जो आपके पास ईश्वर ने दिया है, उसे आप प्रेम से खाइए। नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बेटा खाना तक नसीब नहीं होता है, तो माँ बाप जितना भी प्रयास करके आपको ला कर देते हैं, आपको खिलाते हैं, तो आप उसमें संतुष्ट रहिए। और कौन माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को इस तरह से खाना खिलाए, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरियां हैं, उस तरह से कमाई नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितना हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। अब बच्चे उस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन जब बच्चे वही बड़े हो जाते हैं तब उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया। और एक चीज़ और है ना कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उनका महत्व नहीं समझते हैं। जब वो हमारे पास से वो चीज़ें खो जाती हैं तब हम उसका महत्व समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा बेटा कि जो आपके पास है उसे स्वीकार करो और हमेशा कुछ नया करने का, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मानव निर्मित अनाज गेहूं, जैसे गेहूं और राई का नाम सुना हो ना, कहीं यार छोटी सी बात है ना, राई समझते हो ना, तो राई पहाड़ ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल दिया जाता है ना। अरे यार, राई जैसी बात पहाड़ बना रहे हो, हाँ, छोटी सी बात को क्या बड़ी बना रहे हो। राई मतलब सरसों की प्रजाति है ना, ये सरसों की प्रजाति है, ब्रेसिका इंडिका सरसों, इसके द्वारा सरसों का तेल निकाला जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों। अफीम पोस्ता के पौधे का कौन सा भाग होता है, अध पका फल, जो उसका लेटेक्स होता है, जो उसका दूध होता है, उसी के द्वारा जो है अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम है सोमनीफेरम। क्या नाम है, सोमनीफेरम। बड़े मात्रा में इसका उत्पादन होता है और खासकर इससे नशीले पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है कि इसका जो है निर्माण खासकर दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है।
आइए आगे देखते हैं। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नोस्कोपीन, मॉर्फिन और हीरोइन। ये सब बड़े खतरनाक नशीले पदार्थ हैं, जिसमें से हीरोइन है, मॉर्फिन है। मॉर्फिन का हालांकि इस्तेमाल जो है दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदलती है, जो कि जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा आने वाला जो प्रकाश ऊर्जा है उसको एटीपी के रूप में बदलने का काम कौन करता है? पौधों की बात कर रहे हैं हम। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का। तो सौर ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदलती है कौन? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक शब्द का प्रयोग सिम्पर नामक वैज्ञानिक किया था, और हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और इसी की सहायता से पौधा क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है, और तत्पश्चात हम जीवों को क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और इसके बदले में इंसान क्या करता है? काट देता है। ठीक, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब क्या? अमृत। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब विष। पौधे पूरे विष को पी जाते हैं और बदले में आपको क्या देते हैं? अमृत देते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या है? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य में क्या है कि महिलाओं का जो गुणसूत्र है वो XX है, जबकि पुरुषों का क्या है? XY है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? W वाल्डेयर ने किया था। लेकिन गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने किया था। तो गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है, जो कि उच्च वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं। किंतु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किंतु पर्यावरण ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, जैसे कि सरीसृप। सरीसृप मतलब रेंगने वाले। आइए आगे समझते हैं। यहाँ का आपका एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। तो इस तरह से ठीक एक पोर्शन हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। क्या है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण या तत्व है, वो क्या है? कैल्शियम है और फास्फेट है। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, जबकि फास्फेट क्या करता है कि हमारे हड्डियों को लचीला बनाता है। तो ये दोनों ही लवण या तत्व, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं कि हमारे हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम। आगे देखते हैं। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। मिर्चा तीखा आता है। क्यों तीखा आता है? क्योंकि उसमें एक पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं कैप्सेसिन। कैप्सेसिन नामक पदार्थ के कारण ही मिर्ची में तीखापन होता है। विटामिन ए मानव के शरीर में संचित रहता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी। विटामिन ए की खोज किसने किया? मैकुलर ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1912 में। तो विटामिन ए जो है मानव के शरीर में कहां संचित रहता है? यकृत में। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg लगभग में। तो यकृत है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन जब आपसे बेटा ये पूछा जाएगा ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तब क्या बताएंगे आप लोग? बोलिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, वो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड। क्या है? थायराइड। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। विटामिन ए यहां बेटा विटामिन ए होना चाहिए। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। आम तो फलों का राजा है ना? और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका है, आम। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। लेकिन वो कच्चा आम नहीं, पका हुआ आम। जो पका हुआ आम होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। विटामिन ए लेने से हमारे जो आंखों की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है ना। जैसे विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी,
और विटामिन ए की कमी से एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं जीरोफ्लैप्थमिया। उसमें क्या होता है कि आपकी आंखों में आंसू का निर्माण नहीं होता है। तो आंसू का निर्माण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है हमारे आंखों में जिसको बोलते हैं लैक्रीमल ग्रंथि। तो लैक्रीमल जो ग्रंथि होती है उसी के द्वारा आंसू के निर्माण होते हैं और आंसुओं में NaCl की मात्रा होती है, मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो कभी दुख कभी सुख, तो दुख में भी आंसू निकलते हैं और खुशी में भी आंसू निकलते हैं, है ना दोस्तों? आइए देखते हैं। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन B6, जो स्वप्न जो आप लोग रात में देखते हो तो उसे याद करने में सहायक कौन करता है? विटामिन B6। वह विटामिन जिसे हार्मोन्स कहा जाता है वो है विटामिन डी। हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है बेटा जो हार्मोन्स होते हैं वो किस प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो हार्मोन्स सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है? अल्फा कीरेटिन ना। जानवरों के जो सींग होते हैं, उसके बाद बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित जो प्रोटीन है वो है अल्फा कीरेटिन। जो कीरेटिन है वो दो प्रकार की होती है। एक अल्फा कीरेटिन होती है जो काफ़ी थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन एक होता है बीटा कीरेटिन, जैसे मकड़ी के जाले वगैरह में जो होते हैं ना, तो उसमें जो है कि उसमें जो है क्या बोलते हैं कि उसमें बीटा कीरेटिन होता है ना। घर में मकड़ी के जाले लग जाते हैं तो पैसे नहीं आएंगे, भाई मेहनत तो करो। अच्छा, एक चीज़ सिखाया गया ना बच्चों की, जैसे कि घर में, गांव वगैरह में या फिर शहरों में भी ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप किसी दीवार पे कहीं लिख दोगे ना, या फिर आप कभी ज़मीन पे खचा दिए, तो इससे क्या होता है, कहते हैं भैया कर्जा हो जाएगा। क्या ज़मीन पे खचाने से कर्जा होगा? नहीं। एक्चुअली में क्या था ना कि ये पढ़ाई करने का जो सबसे पहली सीढ़ी है, लोगों ने इससे जो है कि काफ़ी दिनों तक लोगों को भ्रम में रखा कि अगर ज़मीन पे लिखोगे तो कर्जा हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे ना कि छोटे से बच्चा जब लिखता है ना तो वो पहले क्या करता है, पहले टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ही लिखता है। तो पहले ज़मीन पे ही लिखना शुरू करता है, खचाना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे कर्जा हो जाएगा, बल्कि वो सीखने की पहली सीढ़ी थी। जब आप सीखने का प्रयास किए तो लोगों ने क्या कहा, करिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, सीखने की एक्चुअली में वही पहली पीढ़ी थी। तो ऐसा कुछ है नहीं। इस मिथक को दूर करें और हमेशा सही जानकारी रखें। ज्ञान का मतलब यही है, शिक्षा का मतलब यही है कि सही मार्गदर्शन। और शिक्षा का होना मतलब ज्ञान का होना आपके दिमाग का जिंदा होना है। आइए आगे देखते हैं। नाखून प्रतिदिन कितने इंच बढ़ते हैं? ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक क्वेश्चन है। हमारे जो नाखून है वो लगातार बढ़ते हैं। जैसे बाल हो गया तो बाल भी तो बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं बढ़ जाता है ना। तो कहने का मतलब बाल और नाखून ये लगातार बढ़ते रहते हैं। तो एक दिन प्रतिदिन में कितने इंच बढ़ते हैं? तो 0.714 इंच इतने बढ़ते हैं नाखून। तो नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा केराटिन। कौन सी प्रोटीन? अल्फा केराटिन होती है। आइए आगे समझते हैं। रक्त परिसंचरण में लगने वाला कुल समय कितना होता है? तो वो है 22 सेकेंड। तो रक्त परिसंचरण मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। तो जैसे हृदय हो गया तो वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। रुधिर वाहिनियां हैं तो वो क्या करते हैं कि एक माध्यम प्रदान करती है रुधिर को बहने के लिए। और जो रुधिर है वो क्या करता है कि आवश्यक अनावश्यक पदार्थों को कोशिकाओं व ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स का जीवन काल होता है 120 दिनों तक। कितना होता है? 120 दिनों तक होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ से होता है? तो वो है दोस्तों यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
मानव की मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वो है एक्टिन और है मायोसिन। जो एक्टिन होती है वो आपके मांसपेशियों को क्या करती है? मजबूत बनाती है, जबकि मायोसिन क्या करती है कि आपके मांसपेशियों को लचीला बनाती है। तो ये मांसपेशियों को संकुंचन प्रकुंचन मतलब इनको फैलने और सिकुड़ने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं एक्टिन और मायोसिन, जो कि इसमें पाई जाती हैं। तो एक मानव के शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। कहीं कहीं पर 650 दिया, कहीं कहीं पर 639 दिया है। ठीक है, नियर अबाउट लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। हड्डियां कितनी होती हैं बच्चे? लगभग 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य शरीर में, और शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो इसी के साथ प्रश्नोत्तरी का पहला पार्ट समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और लगातार ये आपको प्रश्नोत्तरी मिलता रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत का फल हमेशा देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इतना विश्वास अपने ऊपर रखिए, और अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि हम जो काम करना है उसे आप अपने मन के अंदर ही रखिए, बल्कि जो करना है आप उसे करिए। किसी से कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहिएगा, काम करेंगे तो दिख जाएगा। इसी प्रकार से कह सकते हैं, जिस तरह से सूरज तो निकलता है, अब उसको कोई प्रणाम करे या ना करे, लेकिन वो अपना काम कर रहा है ना, लोगों को प्रकाश दे रहा है ना। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करते रहिए। कोई देखे, कोई तारीफ करे ना करे, उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, यदि आपकी कोई गलतियों को देखता है तो आप उसे देखें कि कोशिश ये करें कि उसमें सुधार करें। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जो गलतियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। गलती वही जो अनजाने में हो ना, तो गलतियाँ ही सबसे बड़ी शिक्षक हैं। तो अगर आप उससे नहीं सीख पाए तो किसी से नहीं सीख पाओगे। दुनिया में कोई भी काम करने जाओगे तो उसमें गलतियाँ तो होनी है, लेकिन बार बार होना ये भी तो गलत है ना। तो इसलिए गलतियों से सीखिए, और अपने कार्य को करते समय ध्यान मत दीजिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो है कि अगर आपको सफलता मिलेगी तो उसके पीछे पूरी दुनिया होगा, पूरा कारवां होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप सफल नहीं होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है बच्चों की आपको तरह तरह की बातें, तरह तरह की बुराइयों का सामना करना पड़ता है। लोग आपको होपलेस कर देते हैं, लोग आपके जो आप सपना देख रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो जितना वो रोकें उतना आप बढ़ने का आगे प्रयास करें। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।